हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सुपर 100 2024 के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में जो है वो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से समझिए ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? यदि किसी बिंदु P से त्रिज्या ए और केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो हमें ओपी का मान जो है वो ज्ञात करना है कि ओपी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या बेटा ए है और केंद्र बिंदु जो है वो क्या है बेटा, ओ है। तो एक त्रिज्या जो है वो ए हो जाएगी और दूसरी त्रिज्या भी ओ होगी। बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, उन स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री दिया है बेटा, हमें 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे हमने एक बाह्य बिंदु P मान लिया और इस बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा जो है वो PM खींचेंगे और एक स्पर्श रेखा जो है वो PN खींचेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितने डिग्री दिया है बेटा, 90 डिग्री दिया है। और यहाँ पे वृत्त की परिधि पर जो त्रिज्या ड्रॉ की जाती है, जो त्रिज्या खींचते हैं, वो भी कितने डिग्री का कोण बनाता है बेटा, 90 डिग्री का। और ये भी कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। इस प्रकार से जो हमारे पास जो चतुर्भुज बना है वो हमारा कौन सा चतुर्भुज होगा बेटा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। सम चतुर्भुज हो जाएगा जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब है जे वाली भुजा ए है तो जे वाली भुजा भी ए होगी और जे वाली भुजा ए है तो जे भी भुजा ए हो जाएगी। हमें किसका मान ज्ञात करना है, ओपी का मान ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे ओपी जो है वो खींच ली। और अब आप देखोगे कि यहाँ पे त्रिभुज ओ एम पी में जो कोण M है वो कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का। कोण M बराबर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब है कि त्रिभुज OMP एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा बेटा, समकोण त्रिभुज होगा। और अब इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के और OP की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, आप सब लोग जो है वो जानते हैं। कई बार आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। इसमें होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाएं यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है बेटा, ओपी। तो क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं में से हम किसी भी भुजा को लंब और किसी भी भुजा को हम आधार यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आधार ले लिया एमपी को जिसका मान हमें ए दिया है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। आधार हम मान के चलेंगे कि इसको ओ एम को, जिसका मान ए दिया है तो ये भी हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ओपी स्क्वायर बराबर ए टू ए स्क्वायर। और ओपी का स्क्वायर हटाएंगे तो ओपी बराबर रूट के अंदर आ जाएगा 2a स्क्वायर। बाहर निकालेंगे तो देखो बेटा ए जो है वो हमारा बाहर निकल आएगा और दो जो है वो रूट के अंदर रहेगा। तो ए रूट क्या हो जाएगा, दो। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपके सामने है। क्या है बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना इसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर है,
तो इसके 18वें पद का मान जो है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 7वें पद का 7 गुना। 7वें पद का मतलब क्या है? A7। इसका कितना गुना बेटा? 7 गुना, बराबर है उसके 11वें पद। 11वें पद का मतलब A11 का 11 गुना। अब अगर यहाँ पे हम A7 को ब्रेक करेंगे यानी कि तोड़ेंगे, तो A7 को क्या लिखोगे? A1 प्लस 6D बराबर 11, और A11 को क्या लिखोगे बेटा? A1 प्लस 10D। ठीक, सॉल्व करेंगे तो 7 का गुणा A1 से होगा, तो A7A1 प्लस 7 छंग कितना हो गया? 42D। 11 का गुणा अंदर करेंगे तो 11A1, और ये हो जाएगा 110D। सभी का पक्षांतर कर देंगे तो इस साइड 0 बचेगा। ये 11A1 माइनस 7A1 हो जाएगा, प्लस 110D माइनस 42D हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया गया है। तो बेटा 11A में से 7A को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4A। 4A1 प्लस 110 में से 42D को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 68D। यहाँ से 4 हमें कॉमन ले लेना है, तो 0 बराबर बेटा 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? A1, और यहाँ पे कितना बचेगा? 17D। 4 का पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? 0/4 बराबर A1 प्लस 17D। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, हमेशा क्या होता है बेटा? 0 ही होता है। और आप देख सकते हैं कि A1 प्लस 17D को हम क्या लिख सकते हैं? A18। क्या लिख सकते हैं? A18। तो इसका मतलब जो 18वां पद है वो क्या होगा? 0, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हो। क्या कह रहा है बेटा कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। हमारे पास एक बहुपद है। क्या है बेटा बहुपद? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। इस बहुपद के शून्यकों का जो वर्ग है वो कितना दिया है? 40 दिया है। शून्यकों के वर्गों का योग 40 दिया है, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। हम मान लेंगे कि ये हमारा जो बहुपद है इसका एक शून्यक जो है वो अल्फा हो जाएगा और एक शून्यक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के वर्गों का जो योग है वो 40 है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे तब हमें जाके कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। तो ये दो चीजें हमें दी गई है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम बेटा इसकी तुलना करेंगे व्यापक बहुपद से। व्यापक बहुपद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुलना करने से ए का जो मान है वो हमें कितना मिल जाएगा बेटा? ए। बी का जो मान है वो कितना मिल जाएगा? -8। और सी का मान कितना मिल जाएगा? यहाँ पे के। तो हम सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। बी का मान जो है वो -8 है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 8। तो बटे में ए का मान 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल गई है? 8/1 मतलब 8। अब हम अल्फा गुणे बीटा निकालेंगे, तो अल्फा गुणे बीटा क्या होता है? c/a। सी का मान कितना है बेटा? के। और ए का मान 1, यानी कि मतलब कितना हो गया? के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमें मिल गई। कितनी निकल के आ गई है? के। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने कितना निकाल लिया है? 8। तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर
और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें कितना दिया है बेटा? 40। तो 40 हो जाएगा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना निकाला है हमने? के। तो इसकी जगह पे हो जाएगा के। 8 का स्क्वायर 8 अठैया 64 माइनस 40 बराबर 2 के। 64 में से 40 को माइनस करेंगे तो 4 और 2 24 और बटे में 2 और बराबर में के। 2 से 24 को काट देंगे तो के बराबर कितना बेटा? 12। के बराबर कितना हो जाएगा? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 14? यदि समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 12 हो एवं उनके घनों का योग 288 हो तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप पदों को मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे कि समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो a माइनस डी है, दूसरा पद a है और तीसरा पद a प्लस डी है। अब प्रश्नानुसार अगर हम बात करें बेटा, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है कि तीनों पदों का जो योग है वो 12 है। मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर जो है वो क्या है? 12 है। यहाँ पे देखोगे तो d से d कैंसल हो जाएगा, a को जोड़ेंगे तो 3a बराबर 12 और 3 से 12 को काटेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या दी है कि इनके घनों का जो योग है वो कितना है? 288। मतलब a माइनस डी का होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब बराबर कितना दिया है बेटा? 288 दिया है। कितना दिया है? 288 दिया है। अब यहाँ पे हम a का मान रखेंगे तो 4 माइनस बी का होल क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ए क्यूब प्लस ए की जगह पे हम मान ही रख देते हैं। ए की जगह पे कितना रखेंगे बेटा? 4, तो 4 क्यूब प्लस 4 प्लस डी का होल क्यूब बराबर में 288। अब दो फॉर्मूले आप सभी को याद होनी चाहिए। पहला फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। एक प्लस में होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। हमें क्या करना है? इसको माइनस वाले फॉर्मूले से तोड़ना है और इसको प्लस वाले फॉर्मूले से तोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए का मतलब 4, तो यहाँ पे बेटा 4 का क्यूब माइनस बी का मतलब डी है तो डी का क्यूब और माइनस 3 इंटू ए का मतलब 4 और बी का मतलब डी और ए माइनस बी यानी कि 4 माइनस डी हो जाएगा। प्लस 4 का क्यूब करोगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके कितना हो जाएगा बेटा? 64 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस डी का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इंटू डी और 4 प्लस डी बराबर में हमारा 288 का 288। आगे सॉल्व करेंगे बेटा इसको। देखिएगा ध्यान से समझते जाइएगा क्वेश्चन को। क्या बन जाएगा यहाँ पे? 4 का क्यूब कितना हो गया बेटा? 64 माइनस डी क्यूब, इसका गुणा करेंगे तो 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई कितना हो गया? 12 डी और यहाँ पे 4 माइनस डी प्लस 64 प्लस 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 प्लस डी क्यूब प्लस 12 डी और 4 प्लस डी बराबर कितना हो गया? 288। यहाँ पे देखोगे कि माइनस के डी क्यू से प्लस के डी क्यू को हम कैंसल कर देंगे
तो यहाँ पे क्या बचेगा 64 माइनस 12 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 चौके कितना होता है बेटा 48 डी। इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12d²। कितना हो जाएगा 12d²। ये 64 64 जोड़ेंगे तो 128 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 डी²। हम डी² नहीं केवल डी रहेगा। और अब हमें किससे करना है डी से तो प्लस हो जाएगा 12d² बराबर 288। यहाँ पे देखोगे कि 48 डी से माइनस के 48 डी को काट देंगे। अब यहाँ पे 64 और 128 को जोड़ेंगे तो 192 और 12d² और 12d² को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24d² बराबर 288। 192 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 24d² बराबर 288 माइनस 192। तो ये हो गया 24d² बराबर 96 और डी बराबर हो जाएगा 96/24। और यहाँ पे काट देंगे तो डी बराबर हो जाएगा डी² बराबर 4। तो डी बराबर हो गया 2। ठीक। आ, ये क्या हो जाएगा अपने 2। तो डी का मान 2 है और ए का मान जो है वो कितना है 4 है। डी का मान 2 है और ए का मान कितना है 4 है। तो इन पदों को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा अपना पहला हो जाएगा 4 माइनस 2 फिर हो जाएगा 4 और 4 प्लस 2 यानी कि 2 4 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी और सी संरेखीय हो। तो संरेखीय बिंदुओं का मतलब क्या होता है बेटा संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु का मतलब होता है कि तीनों बिंदुओं से मिलके बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा 0 होगा। उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। हमें 3 बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है 3 2। दूसरा बिंदु कौन सा है बेटा हमारा दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पे बी है। बी के निर्देशांक क्या दिए हैं बेटा 4 के। और तीसरा बिंदु हमारा सी है जिसके निर्देशांक कितने दिए हैं 5 3 दिए हैं। कितने दिए हैं बेटा 5 3 दिए हैं। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक। अब यहाँ पे 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। 3 बिंदुओं से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल जब हमें निर्देशांक दिए गए हों। अगर हम निर्देशांकों की बात करें तो ये हमारा x1 y1 होगा। ये हमारा x2 y2 होगा। ये हमारा x3 y3 होगा। अब इसमें मान रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बेटा 0 क्योंकि संरेखीय बिंदु है। 1/2 x1 का मान कितना हो जाएगा 3 y2 का मान कितना हो जाएगा बेटा k माइनस y3 का जो मान है वो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3 प्लस x2 की जगह कितना रखना है बेटा 4 y3 हमारा 3 माइनस y1 कितना है 2 प्लस x3 की जगह पे कितना रखेंगे बेटा x3 की जगह पे हमें रखना है 5 y1 हमारा 2 माइनस y2 जो है वो क्या है k।
तो मान कैसे रखे हैं, ये चीज आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। सॉल्व करेंगे, 2 का क्रॉस गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो जो हो जाएगा बेटा 3 के, ये हो जाएगा माइनस 3 का 9 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा और गुणा करेंगे तो 4 प्लस 5 दूनी 10 और माइनस 5। यहाँ पे देखोगे बेटा तो 0 बराबर, पहले हम के की बात करते हैं। तो 3 के जे है, तो माइनस का 5 के जे है, तो माइनस 5 के में से 3 के जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 2 के। और यहाँ पे देखोगे तो 9 और 4 कितना हो गया 13, और नहीं 9 4 13 नहीं, ऐसे नहीं, ये प्लस प्लस जोड़ देंगे तो 14, और 14 में से 9 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 5। पक्षांतर करेंगे तो -5 और ये 2 है बटे में आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो के का जो मान है वो 5/2 कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है कि बहुपद ए बी एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में है बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स और माइनस बी सी के शून्यक क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। बहुपद क्या दिया है बेटा, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स और माइनस बी सी। सबसे पहले हम इसको व्यापक बहुपद से तुलना करेंगे। व्यापक बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुलना करने से ए का जो मान है वो कितना हो जाएगा ए बी, बी का जो मान है वो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और सी का मान कितना हो जाएगा हमारा बेटा माइनस बी सी। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू। क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा माइनस, और बी स्क्वायर माइनस ए सी और इसका होल स्क्वायर, और -4 ए का मतलब है ए बी और सी का मतलब है माइनस बी सी। ठीक, यहाँ पे देखोगे कि माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, जे हो गया हमारा माइनस माइनस है तो प्लस कर देंगे, और 4 ए, बी 2 बार है तो बी स्क्वायर और सी। ठीक, अब इसको हमें जो है यहाँ पे तोड़ना है किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ए ए इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab से यहाँ पे हमें तोड़ना है। तो बेटा देखो ए का जो मतलब है, ए का मान जो है वो कितना होगा बी स्क्वायर, और बी का मान कितना होगा ए सी होगा। तो मान रखेंगे तो ये हो गया अपना, बी की जगह कितना, ए की जगह कितना रखना है बी स्क्वायर, तो ए की जगह हमने बी स्क्वायर रखा और ए पे स्क्वायर रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी का मान हमें क्या रखना है ए सी, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर, और -2, ए का मतलब हो गया बी स्क्वायर और बी का मतलब हो गया ए सी, और माइनस, और यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है 4ab² सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2ab² सी प्लस
4ab² आगे देखेंगे इसको तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये हो गया b² का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, और 4ab² में से 2ab² चला जाएगा तो प्लस का बचेगा 2ab², और अब यहाँ पे उल्टा फॉर्मूला लगा देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब a की जगह कितना रखेंगे हम, b², सो b² और b की जगह हो जाएगा AC, तो यहाँ पे जे हमें मिल जाएगा किसकी वैल्यू, D की। अब हम यहाँ पे द्विघात सूत्र से शून्यक जो है वो बहुपद के शून्यक जो है वो निकालेंगे। तो द्विघात सूत्र आप सभी को याद होगा, क्या होता है बेटा, x बराबर, क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो b की वैल्यू देखोगे तो माइनस में थी, ठीक, ध्यान से समझिएगा, b की जो वैल्यू है वो क्या है, -b² - AC, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा b² -AC प्लस माइनस, d की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है बेटा, √b² प्लस AC का होल स्क्वायर और बटे में 2, a की जगह पे कितना रखना है, तो a का मान देखो कितना हमें दिया गया है, AB, a का मान कितना दिया है बेटा, AB दिया है, तो a की जगह हम क्या रख देंगे, AB रख देंगे। तो इतनी चीजें जो है वो आपकी क्लियर होंगी। यहाँ पे b² - AC प्लस माइनस इसको बाहर निकालेंगे तो b² और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, AC, और बटे में हो गया 2। अब एक बार हमें प्लस साइन लेना है और एक बार हमें माइनस साइन लेना है, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या बनेगा बेटा, b² -AC प्लस ये हो जाएगा b² और प्लस AC, और अपॉन में 2ab, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2ab। तो बेटा यहाँ पे देखो AC से AC जो है वो हमारा कैंसल हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2b² अपॉन 2ab, तो बेटा 2 से 2 कट गया और एक b से एक b कट जाएगा, तो क्या बचेगा, b/a, एक शून्यक हमारा ये हो जाएगा। अब माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² -AC और -b² प्लस AC। अब जैसे ही माइनस चिन्ह जो है वो अंदर जाएगा तो प्लस साइन चेंज कर देगा, b² -AC, ये b² प्लस का है, किसका हो गया, माइनस का, और ये जो है वो हमारा प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का AC। b² से b² जो है वो यहाँ पे कट जाएगा और माइनस का AC जुड़ गया तो -2AC और अपॉन 2AB, तो 2 से 2 कट गया AC और A से A कट गया, तो -C/B, एक शून्यक हमारा क्या हो गया, B/A, और एक हो गया -C/B। अब ऑप्शन में थोड़ा इसको देखो कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो मैच हो रहा है, एक B/A है और एक -C/B है, ठीक। ऑप्शन में हमें यहाँ पे इसको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक, ध्यान से जो है वो समझिएगा कौन सा ऑप्शन अपना सही है, उसको हमें यहाँ पे देखना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, एक अपना B/C था, B/A, और एक C/D, यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है वो अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D अपना क्या है बेटा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना था।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17। इसमें कह रहा है कि ए बी वृत्त को ए पर जो है ए बी वृत्त को ई पर स्पर्श करती है एवं ईसी बराबर है ईडी के एवं कोण सी डी ई बराबर हमें 62 दिया है। देखो इस डायग्राम को थोड़ा यहाँ अलग से बनाते हैं और फिर इसको जो है वो समझते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी वृत्त को जो है वो ई पर स्पर्श करती है। तो हमने ए बी एक रेखा खींची, ए बी जो है वो हमने एक रेखा खींची जो कि बिंदु ई पर क्या है बेटा, प्रतिच्छेद कर रही है। आगे कह रहा है कि ईडी, ये वाली जो रेखा है ईडी और सीडी जो है वो कैसी है बेटा, बराबर है। इसका नाम सी है और इसका नाम क्या है, डी है। तो ईसी जो है वो बराबर है किसके, ईडी के। और कोण सी डी ई, कौन सा, सी डी ई, ये वाला कोण कितना दिया है बेटा हमें, 62 दिया है। कितना दिया है, 62 दिया है। अब ध्यान से समझिएगा कि जब हम त्रिभुज ईसीडी में, ईसीडी में देखोगे तो ईसी बराबर है किसके, ईडी के। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसका सम्मुख कोण जे है और इसका सम्मुख कोण जे है। तो जब जे वाला कोण 62 है तो जे भी कितना होगा बेटा, 62 होगा। ठीक, तो एक कोण हमने यहाँ पे 62 निकाल लिया। अब त्रिभुज ईसीडी में हम देखेंगे कि तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180। मतलब 180 बराबर एक्स, इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो एक्स प्लस 62 प्लस कितना हो गया, 62। 180 बराबर एक्स, इसे जोड़ देंगे बेटा तो 4 और 6 कितना हो गया, 12। यानी कि 180 माइनस 124 बराबर एक्स। 180 में से 124 घटाओगे तो कितना बचेगा अपना यहाँ पे, हाँ, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 7 में से 2 चला जाएगा तो 5, 1 में से 1 गया तो यहाँ पे 56 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें कौन सा कोण निकालना है, हमें निकालना है ए ई डी। ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का आ गया है बेटा, 56 डिग्री का आ गया है। कितने डिग्री का, 56 डिग्री का। और हमें निकालना है यहाँ पे ए ई डी। इस वाले कोण को जो है वो हम ए मान लेंगे। जे वाला कोण ए है तो जे वाला कोण भी क्या होगा बेटा, ए होगा, क्योंकि ईसी बराबर है किसके, एडी के। अब आप देख पा रहे हैं कि ए ई बी एक रेखा है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ए ए ई बी एक सरल रेखा है। इसलिए सरल रेखा पे बनने वाले, एक ही बिंदु पर बनने वाले जितने भी कोण होते हैं उसका जो मान है वो कितना होता है हमारा, 180 होता है। कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 180 बराबर ए प्लस 56 प्लस ए। यहाँ से हमें बेटा ए का मान निकालना है। तो जो हो जाएगा 180 माइनस 56 बराबर 2a। 180 में से 56 जाएगा तो 124 बटे में 2 बराबर ए। काट दिया तो कितना मिलेगा बेटा, 62। कितना मिलेगा, 62। यानी ए का जो मान है वो कितना आ गया है, 62। अब हमें निकालना है ए ई डी, यानी इन दोनों कोणों को हमें यहाँ पे प्लस करना है। तो 62 प्लस 56 करोगे तो कितना हो जाएगा, 118। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है बेटा, कि यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है तो निम्नलिखित में से सत्य कथन हमें बताना है। 4 कथन हमें दिए गए हैं। पहला दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के।
दूसरा कथन दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से। तीसरा दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल छोटा है वर्ग के क्षेत्रफल से। और चौथा है कोई निष्कर्ष नहीं। तो देखो इसको कैसे करेंगे। हम मान लेंगे कि वृत्त का जो त्रिज्या है वो r है। वृत्त की त्रिज्या बराबर जो है वो क्या है, r है। और वर्ग की भुजा जो है वो a है। वर्ग की भुजा बराबर कितना मान लेंगे, a। क्वेश्चन के अनुसार देखोगे तो हमें यहाँ पे दिया है कि वृत्त की परिधि और जो वर्ग का परिमाप है वो बराबर है। वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, 2 पाई r। त्रिज्या r है इसलिए r की जगह r रहेगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। क्या होता है, 4a। वर्ग की भुजा a मानी है इसलिए a की जगह a रहेगा। यहाँ से हम देखेंगे r की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 4a/2। और 2 से 4 को काट देंगे तो 2a और डिवाइड में क्या रहेगा, यहाँ पे पाई। तो r की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे निकाल ली, 2a डिवाइड बाय पाई। अब क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ पे कथन देख रहे हो वो संबंधित है किससे, वृत्त के क्षेत्रफल से और वर्ग के क्षेत्रफल से। तो हमें क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और हमें जो है वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पे जो है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr²। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। क्या होता है, a²। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए जो r है, r की जगह पे हम किसकी वैल्यू रख देंगे, r की जगह पे हम रख देंगे 2a और बटे में कितना हो जाएगा, पाई। कितना रख देंगे, 2a और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई जो है वो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशनशिप है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे r की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई। r का मान क्या है, 2a बटे पाई। और यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे जो है इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करोगे तो पाई इंटू ये हो जाएगा हमारा 4a² और बटे में पाई इंटू पाई। एक पाई से एक पाई जो है वो कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 4a² अपॉन पाई। पाई का मान रख देंगे तो 4a² बटे पाई का मान कितना होता है, 3.14। और जब 4 को 3.14 से काटेंगे तो ये आएगा 1.27a²। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है a² और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 1.27 a²। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है, बड़ा है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 19 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। दोनों शून्यक ऋणात्मक हैं, दोनों शून्यक धनात्मक हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, या दोनों बराबर हैं। इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है।
तो सबसे पहले आप याद रखिए कि यदि पूरा बहुपद हमारा धनात्मक रूप में हो, यानी दोनों चिन्ह जो है वो धनात्मक हो, इसका मतलब है कि उसके जो शून्यक होंगे वो दोनों कैसे होंगे बेटा, ऋणात्मक होंगे। दोनों कैसे होंगे यहाँ पे, ऋणात्मक होंगे। इसके बाद हमें दूसरी बात याद रखनी है कि यदि हमारा जो है एक शून्यक धनात्मक हो और एक शून्यक जो है वो ऋणात्मक हो, तो एक शून्यक ऋणात्मक होता है और एक जो है वो कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है। अगर दोनों साइन जो है वो माइनस के होंगे तो दोनों शून्यक जो है वो धनात्मक होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि दोनों शून्यक कैसे होंगे, ऋणात्मक, क्योंकि पूरा बहुपद जो है वो धनात्मक रूप में यहाँ पे हमें दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका क्लियर होगा। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है कि मालती के पास केवल 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास 50 सिक्के हैं तथा कुल धन राशि जो है वो 160 है, तो 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वो हमें बतानी है कि क्या होगी। तो हम मान लेंगे कि मालती के पास 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो एक्स हैं। 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो क्या मान लेंगे, एक्स। तो 5 रुपए के जो सिक्के हैं उसको हमने क्या मान लिया, वाई। और सिक्कों की संख्या 50 दी है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 50। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर एक। और जो कुल धन राशि है वो 160 है। अब देखोगे कि जब 2 रुपए के x सिक्के हैं तो कुल धन राशि कितनी हो जाएगी, 2 रुपए के सिक्कों की 2x हो जाएगी, क्योंकि जितने सिक्के हैं उसका गुणा हमने कर दिया उसके मूल्य के साथ। जैसे मान लो अगर हमारे पास 10-10 रुपए के 10-10 के 5 सिक्के हैं तो कुल धन राशि कितनी होगी, 10 × 5 यानी कि 50 होगी। ऐसे ही यहाँ पे 2-2 रुपए के कितने सिक्के हैं, एक्स है। तो जब हमने 2 और एक्स का गुणा किया तो 2 रुपए के सिक्कों की जितनी धनराशि बन रही होगी वो हो जाएगी 2x। ऐसे ही 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5y, तो ये 5y। और बराबर में धनराशि कितनी दी है, 160। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो इसके लिए हम समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 2 से। तो ये 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 100। नाम दे दो समीकरण नंबर 3। ये 2x प्लस 5y बराबर 160, समीकरण नंबर 4। माइनस कर देंगे तो 2x से 2x कट गया, यहाँ पे बचेगा 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 और बराबर माइनस का 60। 3 से इसको काट देंगे तो y बराबर जो है वो कितना आ जाएगा, 20। y बराबर 20 आ गया तो x बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमने x को 2 रुपए की धनराशि मानी थी तो कितना आ गया, 30। और y को 5 रुपए की धनराशि कितना आ गया, 20। यानी 2 रुपए के 30 सिक्के होंगे, 5 रुपए के जो है वो 20 सिक्के होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगले 10 क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।